Hello everyone, welcome to SST Mathcast. So here we are going to start our daily mix practice series. ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी रेलवे की जो डेट है अप्रॉक्सीमेटली आपके पास कितना टाइम बचा है, 1 से 1.5 महीना बचा है। तो आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप हर दिन अपना चीज़ अपने आप को इम्प्रूव कर रहे होगे और जहाँ भी आप लैग कर रहे होगे, जहाँ आपकी वीकनेस है उसको आप पकड़ के चीज़ें सही कर रहे होगे। ठीक है। तो चलिए ये सेशन हम मेनली हम मैथ्स को टारगेट करेंगे। ठीक है। और इस सेशन के थ्रू हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। जो भी PYQ बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब PYQ में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, उसको करेंगे ना। हम ज़्यादा इजी क्वेश्चन करेंगे, हम मॉडरेट करेंगे जहाँ आप क्वेश्चन में फंस सकते हो उस चीज़ को। डेली मिक्स प्रैक्टिस सीरीज़ का तो मतलब बेनिफिट क्या है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी पैटर्न की, मतलब मैथ्स का कैसा पैटर्न आएगा। और जो टाइम मैनेजमेंट है, आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें सॉल्व करनी है। ठीक है। और आपका जो भी नॉलेज है इसके लिए आपने अभी अभी तक जो भी पढ़ा हो मैथ्स में, आप उसको रिवाइज़ करिए और मेरे साथ प्रैक्टिस सेशन के साथ जुड़ के और भी चीज़ें को इम्प्रूव करिए। ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा और साथ ही साथ में आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ इस सेशन को। तो पहला क्वेश्चन क्या क्या कर रहा है, ए एक कार्य को उतने ही समय में पूरा करता है जितना बी और सी करते हैं। ठीक है। पूरा करते हैं। ठीक है, सेम। ठीक है। यदि ए और बी मिलकर इसी दिन को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं और सी अकेला इससे 60 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि पहले आप ये समझिए। इसने स्टार्टिंग में रुक जाइए, मैं पेन चेंज कर लूँ पहले। तो यहाँ देखिए उसने ये बोला है कि जो ए है यहाँ बी प्लस सी, मतलब जितना दिन में ए काम कर रहा है उतने दिन में क्या कर रहे हैं, बी प्लस सी भी काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब इनका टाइम का रेशियो कितना, 1। ठीक है। टाइम का रेशियो 1 है तो एफिशिएंसी का रेशियो भी इन्वर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो भी 1 है, 1:1 आ जाएगा। ठीक है। क्योंकि 1:1 ही है तो 1:1 ही आएगा। ठीक है। इन्वर्स करेंगे भी तो। ठीक है। तो यहाँ से हमको एक पॉइंट मिल गया। ठीक है ना। तो यहाँ से हम रेशियो में लिख लेते हैं सीधा, बी प्लस सी इक्वल टू एफिशिएंसी का 1:1। ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि ए और बी टुगेदर कैन कंप्लीट है। ठीक है। तो इसमें बोला है कि ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में काम कर रहा है, 10 दिन में। और वहीं सी कितने दिन में काम कर रहा है, 60 डेज में। ठीक। तो मान लेते हैं इन दोनों का एलसीएम लेके टोटल यूनिट काम कितना हो रहा है, 60। तो 10 A + B 10 दिन में काम करे तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है। उसी तरह 60 दिन में काम कर रहा है, 60 यूनिट काम करना है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है। तो मगर यहाँ A + B + C कैसे एफिशिएंसी मिलाएं तो कितना हो जाएगा, 6 + 1 7 हो जाएगा। और हमने अभी पढ़ा है कि जो ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी, B + C की एफिशिएंसी, दोनों की एफिशिएंसी क्या है, 1:1 यहाँ देखा था अभी। ठीक है। इसका मतलब कि दो यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 7 दी है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.7। इसका मतलब कि ए की एफिशिएंसी 3.7 है और B + C को मिला के कितनी एफिशिएंसी है, 3.5। ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल गया B + C की एफिशिएंसी कितनी है, 3.5। और हमें यहाँ सी की एफिशिएंसी कितनी दी है, 1 दी है, तो यहाँ पुट कर दो 1। यहाँ से बी की एफिशिएंसी निकल आएगी, यहाँ इधर जाएगा तो 3 पॉइंट एफिशिएंसी 1 है, यहाँ से निकाली थी हमने यहाँ पे। ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 2.5। तब उसने बोला कि बी कितने दिन में काम करेगा, तो हमारा टोटल यूनिट काम कितना था, टोटल वर्क कितना था। और बी कितना है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2.5। 2.5 तो ये पॉइंट को हटा के 0 ले लो ऊपर। अब 25 से काट दो, 25×2 = 50, 10 कैरी, 25 × 100 कितना आ जाएगा, 24 डेज। ठीक है। समझ में आया आपको। तो इस तरीके से करना है आपको। ठीक है। फास्ट करना है, मतलब क्वेश्चन को पहले रीड करना है, अच्छे से रीड करना है, फिर उसके बाद करना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एलसीएम एचसीएफ ऑफ 2 नंबर आर दिया है इतना। तो पहले एक चीज़ याद रखिए, कितना एलसीएम ऑफ ए बी, मान लो ए और बी 2 नंबर है। ठीक है। एलसीएम ऑफ ए बी और एचसीएफ ऑफ ए बी हमेशा इक्वल होता है किसके, A × B, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है। तो अब सिंपल यहाँ रख दीजिए, एलसीएम दिया है 70, एचसीएफ दिया है 7। ठीक है। और एक नंबर दिया है 35 और बी की वैल्यू निकालनी है दूसरे नंबर का। ठीक है। तो अब 35 को इधर ले आओ, काट दो यहाँ, 5 जा ये, 14 जा 14,
बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 40। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये बोला है कक्षा 11वीं की एक मिड टर्म एग्ज़ाम है, उसमें मतलब तो ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आप जिसमें लैक जहाँ आप फंस सकते हो। ठीक है, अब इजी क्वेश्चन तो आप भी कर लोगे, हर कोई कर लेगा, पर आपकी अगर आपको क्वालिफाई करना है टायर 1 CBT वन, तो आपको अच्छे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, जो PYQ में आ चुके हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन कराऊंगा, उसके अलग बाहर नहीं कराऊंगा। ठीक है, इन ए मिडिल टर्म एग्जाम क्लास कितना 42 स्टूडेंट फील्ड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये मैथमेटिक्स है। ठीक है, 54 कितने मैथमेटिक्स में लिखते चलते हैं, मैथमेटिक्स में कितने फील्ड हुए हैं, 42। और फिजिक्स में कितने हुए, 48 फील्ड हुए। ठीक है, और ओनली 10 स्टूडेंट फील्ड इन ऑल थ्री सब्जेक्ट इसको देखिए की पॉइंट है। ठीक है, ऑल थ्री सब्जेक्ट मतलब ये हमारा मान लो कि ये केमिस्ट्री होगा, ये हमारा मान लो ये वाला बॉक्स, ये हमारा फिजिक्स होगा। ठीक है, ऑल थ्री का इनका कॉमन पोर्शन क्या है, ये वाला। ठीक है, ये वाला समझ में आया? तो ये बोला है इसका कितना है, ये 10% है। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या लिख लिया, 10% लिख लिया। ठीक है, 20% स्टूडेंट क्या बोला, 20% स्टूडेंट फील्ड इन बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। यहाँ देखिए बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कहाँ है, ये है और ये है। इनका कहाँ है कॉमन पॉइंट, ये वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाईलाइट कर देता हूँ एक बार। हम्म, ये देखिए इनका कॉमन पोर्शन ये वाला है। ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स का। ठीक है, केमिस्ट्री और फिजिक्स का, तो कितना हो जाएगा, कितना है उनके बीच में, 20% फील्ड इन बोथ, इसमें 20%। ये देखिए कि आपका 10% तो यहाँ आ गया कॉमन वाले में, तो बचा कितना यहाँ 10%। ठीक है, तो ये मिला के 20%। ठीक है, इसी तरह 50% फील्ड इन बोथ केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री ये मैथमेटिक्स है ये, और ये केमिस्ट्री है, तो इनके बीच में ये वाला है और ये वाला पूरा यहाँ से लेके कितने 50% फेल है, मतलब इसका 10% तो यहाँ आ गया, यहाँ पर कितने 5% आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह 18% स्टूडेंट फील्ड इन बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, ठीक है, मैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स का है, ये है कितने परसेंट, 18%, तो यहाँ 10% आ चुका है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8%। ठीक है, तो उसने पूछा कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ दोज हु फील्ड इन टू सब्जेक्ट ओनली, हु फील्ड इन टू सब्जेक्ट, हु फील्ड इन टू सब्जेक्ट ओनली। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट में नहीं, ये वाला पोर्शन तो आप हटा दो, ये तो क्योंकि ये तीनों पोर्शन में काउंट हो रहा है। ठीक है ना, सारे पोर्शन, तो टू सब्जेक्ट में ये वाला आएगा, ये वाला मैं रेड रेड से मार्क कर देता हूँ आपके लिए, ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, कन्फ्यूज मत होइए। तो कितना हो गया, 8 हो गया, 8% प्लस 5% प्लस 10%, तो टोटल कितना हो गया, 8 × 13, ये 23%, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 23%, जिसमें हु फील्ड इन टू ओनली टू सब्जेक्ट। ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा जो साइकिल है, राम ने एक साइकिल खरीदी कितने 1900 रुपये में, और उसे कितना 1865 रुपये में बेच दिया। ठीक है, हानि बतानी लॉस कितना हुआ। ठीक है, तो उसने कितने में खरीदी थी, तो CP कितना है उसका और SP कितना है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो उसका कितना है, कितने में खरीदी थी उसने, 1900 में खरीदी और बेचा कितना 1862 रुपये में। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, कितना का 8 का ये 8 ये हो जाएगा और 70, तो 38 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 38 का डिफरेंस है, इसका 38 आउट ऑफ मतलब 1900, तो कितना परसेंट है ये 38 1900 का, तो ये इससे ये कट जाएगा 19 तो नहीं, तो कितना जाएगा आपका 2%, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2%। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या बोला है कि सीट फॉर मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन अ स्कूल आर इन द रेशियो 7, 8, 9। ठीक है, तो बोला जो सीट है स्कूल में, तो क्या है मैथमेटिक्स, मैथ के लिए, फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए स्कूल में कितनी है, 7 है, 8 है और क्या है 90 है। अब क्या कह रहा है कि सीटों को क्रमबस 30%, 40%,
और 50% बढ़ाने का प्रस्ताव है, ठीक है। बढ़ी हुई सीटें का अनुपात क्या होगा? अब मतलब हमको 30% मैथ की सीट बढ़ानी है और 40% फिजिक्स की सीट बढ़ानी है और 50% किसकी सीट बढ़ानी है? हमें केमिस्ट्री की सीट बढ़ानी है, ठीक है। तो हम कैसे बढ़ाएंगे? तो देखिए पहले यहाँ हम क्या कर सकते हैं, अरे सॉरी ये जीरो लगा दिया मैंने, हाँ तो आपको जीरो लगा। अब रेशियो है, रेशियो में तो आप कुछ भी ले सकते हो, रेशियो में हम मैं इसमें एक जीरो और लगा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जीरो लगा लेता हूँ, ठीक है, ये जीरो मान लेना, ठीक है। तो चलिए, तो इसका 30% कितना होगा? प्लस 30% इसका अगर लूँ कितना हो जाएगा? कितना? इसका 30% हो जाएगा 7×21, इतना ऐड होगी सीधे इसमें। इसी तरह 40%, तो 80 का 40% कितना होगा? आप निकाल लीजिए, 2/5, 16×5 16×2 32, तो यहाँ से आ जाएगा आपका +32, ठीक है। उसी तरह हाँ यही आएगा ना, 16×85 16×32, ठीक है। 90 का 50% निकालो, 90 का 50 मतलब 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? 45, तो मतलब इसका +45 बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो बढ़ के कितनी हो जाएगी? पहले 70 थी, फिर 30% बढ़ी, मतलब 21 बढ़ी, तो 21 बढ़ी तो कितना हो गया? 7×91, ठीक है। अब वो ये कितनी थी? पहले 80 थी, 32 बढ़ी तो कितना जगह? 2 8 3 11, ठीक है। और फिर 8 3 12, ठीक है। 8 3 11 ये हो गया। फिर अब कितनी थी? पहले 90 थी, 45 बढ़ी तो कितना हो गया? 5 ये 9 4 13। तो हमारा आंसर रेशियो क्या बन जाएगा? मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री की सीट बढ़ने के बाद रेशियो कितना आएगा? 91। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला। तो आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर कितना दिया हुआ है? स्फीयर, स्फीयर के बारे में जान लो अब। इसका वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 πr³ ठीक है। और अगर मैं टोटल सरफेस की बात करूं या कर्व सरफेस की बात करूं, सी ए से मतलब सी ए से कर्व सरफेस एरिया की बात करूं, तो कितना होता है वॉल्यूम इसका? मतलब आयतन, तो आयतन ये आपको आयतन दिया है, ठीक है। सरफेस का वो बात करूँ तो कितना होता है? 4πr² होता है सरफेस, ठीक है ना। उसकी सतह जो होती है उसका एरिया कितना होता है? 4πr², ठीक है। तो इसको दिया है तो हमें वॉल्यूम निकालना है, तो 4/3, पाई को हम लिख सकते हैं 22/7, ठीक है। r³ मतलब 21 × 21 × 21, ठीक है। 7×3 इस 3 से ठीक कटा तो बच्चा 4×2 8, 4×2 8, 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441। तो 8 से इंटू कर लो, इसको लिख लो 11×8 इंटू 441, तो 8 से इंटू करो तो 8 बन जा 8×32 की 8×32 3 के 8×32 और 35, ठीक है। इंटू में 11, और 11 का इंटू करने का तरीका आपको पता होगा, ठीक है, यूनिक तरीका है। 8 लिखो, 8 में 2 ऐड करो कितना? 10 हो जाएगा, एक कैरी 5 2 7, एक 8 हो जाएगा, फिर 5 3 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 38808, ठीक है। आप अपने तरीके से इंटू कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ़ द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो। चलिए पहले हम कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं ट्रायंगल का। डायगोनल मान लेते हैं, मान लो लेंथ क्या है? एल है, बी है, तो पेरीमीटर क्या होता है? रेक्टेंगल का, हाँ, कितनी लंबाई चौड़ाई, ठीक है। हम्म ठीक है। एक आयत है रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर कितना होता है उसका? 2 × लेंथ प्लस ब्रीथ, ठीक है। उसी तरह उसका मैं बात करूँ, एरिया कितना होता है? एरिया की बात करूँ तो कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ। और एरिया की बात किया, और डायगोनल कितना होता है इसका? डायगोनल मतलब ये, इसकी लेंथ कितनी होती है डायगोनल की? L² प्लस B², ठीक है। तो चलिए, तो इसने क्या पूछा कि लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रेशियो कितना दिया है? लेंथ का और ब्रीथ का कितना दिया है? 7:4, ठीक है। लंबाई चौड़ाई का रेशियो कितना दिया है? 7:4, ठीक है। इसका तो हम इसको मान लेते हैं एक्स ले लीजिए, एक्स आपको लेना जरूरी है क्योंकि आप जब इसका एरिया लिखोगे तो एरिया क्या होगा? 7x × 4x, ठीक है। तो 7 × 4x मतलब 7×4 = 28 x²। आप x² लगाना भूल जाते हो, फिर आपका सब कुछ गड़बड़ हो जाता है क्योंकि फिर स्क्वायर रूट लेना। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है?
12 38, ये कितना 348, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28 से इसको डिवाइड करो, ठीक है, ये कटना है। 7 से काटो, 7 एकम 7, 5 5 ये हो गया, 7 7 49, 4 7 42, 2 7 चौक 28, ये 4 से 4 से इसको 4 से 4 को 16, 4 को 16, 1 कितना आ गया? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 441। अभी हमने देखा था ये किसका है? स्क्वायर है 21 का। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 21। तो हमने उसने क्या पूछा है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी। तो लेंथ क्या हमने मानी थी 7x। तो 7 इंटू 21 तो कितना हो जाएगा? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा कौन सा? फर्स्ट वाला, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या बोला है? इनर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। मान लो कि हमने बनाया है ट्रायंगल, और जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है कहाँ पे? बी पे। यहाँ मान लो ए है, ये बी है, ये ए सी मान लो इसको, ठीक है। ए बी कितना दिया है? 12 दिया है। और बी सी कितना दिया है? बी सी हमको दिया है, बी सी कितना दिया है? 5 दिया है, ठीक है। और तो बी सी है, तो आप कुछ ट्रिपलिटी 5 12 13 क्या होता है? 12 13, ठीक है। तो आप एक ट्रिपलेट याद करो, 5 12 13 क्या होता है? एक ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट मतलब पाइथागोरस थ्योरम था। या तो पाइथागोरस थ्योरम ये वाली साइड कितनी होगी? इसका स्क्वायर 144 प्लस 25 जगह 9 है 1, तो ये किसका स्क्वायर है? इस- ये 13 का है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 13 आ जाएगी, ठीक है। 13 आ जाएगा। तो उसने बोला कि साइन आप बताने में से कौन सा सही है। तो साइन एक की बात करें हम, अगर एंगल जी वाला लेते हैं, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? जी वाला। बेस ये होगा, हाइपोटेनियस क्या होगा? ये होगा। तो साइन ए कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितनी है हमने? ये हमारी हाइपोटेनस 13 है। उसी तरह कॉस क्या होता है? परपेंडिकुलर नहीं, बेस। बेस कितना है? 12। और 13 कितना हो जाएगा? 12 × 5 = 60 अपॉन में 13 का स्क्वायर 169। तो ये हमारा हो गया पहला वाले का, ठीक है। दूसरे वाले का क्या आएगा? साइन सी का मतलब इसको मानूंगा एंगल, ठीक है। इसको मानूंगा तो इसके लिए परपेंडिकुलर अब जे हो जाएगा, और इसके लिए सी के लिए बेस क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये नीचे वाला, ठीक है। तो हम्म, तो साइन सी क्या होगा? परपेंडिकुलर मतलब 12, ये परपेंडिकुलर इसके लिए। और यहाँ लिख लेता हूँ, सी के लिए क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा, जो कि 12 है, ये 13 है, और ये 5 है, ये 13 है, ये परपेंडिकुलर है सी के लिए, ये और ये, ठीक है। बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो ये कितना हो जाएगा? 13 इंटू में इसके लिए कॉस सी कितना होगा? बेस बेस जो कि 5 है, अपॉन में कितना? 13। इसका भी कितना आ जाएगा? 60/169। तो हमारा दोनों का कितना आ रहा है? दोनों में कितना आ रहा है? 60/16। तो किस में आ रहा है? सेम ये वाले में। तो यह हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, 60/169, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो देखिए, ये क्या बोला है कि कॉट एक्स टू कितना दिया है? कॉट एक्स हम इसको ले सकते हैं किस में? कॉस एक्स की फॉर्म में, कॉस और साइन की फॉर्म में। कितना हो जाएगा? 3/1। तो चलिए पहले इसमें तो कुछ कॉमन निकाला है। इसमें देखिए कुछ कॉमन निकाला है, इसमें 3 कॉमन निकाला है, तो 3 कॉमन निकाला तो बचेगा क्या? 1 प्लस साइन एक्स बचेगा। इसी तरह 1 माइनस साइन एक्स बचेगा। अपॉन में यहाँ से 2 निकाल लो तो कितना बचेगा? 1 प्लस कॉस एक्स। और यहाँ 3 निकालोगे तो क्या बचेगा? 1 माइनस कॉस एक्स। ये 3 से 3 कैंसिल कर दो, बचेगा 1/2 बाहर निकाल लो। ये क्या बन जाएगा? ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस ये मान लो, एक 1 को ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको ए, ये बी। ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, लिख लेना। अपॉन में ये यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो अब क्या करना है? तो आप इसको किसी एक में चेंज कर लो। इसमें चेंज करोगे? हाँ, ये आ गया आपका। ये कितना हो जाएगा आपका?
वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? जो होता है कॉस स्क्वायर एक्स, और वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो अब हमें पता है कि कॉस अपॉन साइन कितना है? 3/1 है, इसका स्क्वायर कर देंगे कितना? 9/1 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू में 9/1, तो कितना आ जाएगा? 9/2 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लास्ट 9/2। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या हो गया? हाँ, तो देखिए आपको इस क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, बस आपको पैटर्न समझना है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या बोला? निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या था, इसका मान क्या? तो देखिए इसको, ये दोनों को एक साथ ले लो, एक दोनों को एक साथ ले लो, क्योंकि हमको बेस सेम दिख रहा है। हमको दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का कुछ फॉर्मूला लग रहा है, तो हम लगाएंगे। इसका जब एलसीएम लेंगे इस वाले का, ये कितना हो जाएगा? √7 का ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, आप ये आइडेंटिटी याद रखिए, ए प्लस बी, ए माइनस बी इसकल टू क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ √7 मेरा है, ये 7 था, ये √3 था, ये √7, ये √3, तो क्या हो जाएगा? √7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला इसका इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? √7 माइनस √3 का स्क्वायर प्लस √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको खोलेंगे तो क्या बचेगा? √7 का स्क्वायर ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा, और -2 कितना बचेगा? 7×3 = 21, ये आएगा। ठीक है, इसको √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर खोलेंगे, उसी तरह √7 प्लस √3 का स्क्वायर खोलेंगे, क्या आएगा? 7+3, और ये +2 21। ठीक है, अपॉन में तो 7 - 3 आएगा, ये से कट जाएगा। ठीक है, बचे कितना? 7×7 = 14, 3×3 = 6, और 20 आएगा। अपॉन में कितना आएगा? 4 आएगा। ये कट के कितना आ जाएगा? 5 को पहले से ये आ गया। अब इसको सॉल्व करिए आप, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा? सेम। अब डायरेक्ट लिखिए इसको, कितना? 3 -2, यहाँ नीचे 2 आ जाएगा, सॉल्व करने के 3 तो खोलेगा, तो ये क्या आ जाएगा? 3 + 1 4, 4×2 = 8, ये 8 हो जाएगा। तो ये ऊपर से 4 कट जाएगा, तो यहाँ से 5 आया, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, और आपका अपना फोकस बनाए रखें यहाँ पे, और चीज़ें को देखते चलें, और अपने वीडियो पॉज करके पहले आप खुद से करें, फिर मेरे मेरे क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें। ठीक है, तो चलिए, अब क्या बोला है कि ठहराव वाले स्टेशन को छोड़कर रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर/घंटा है, और ठहराव वाले स्टेशन सहित यह 45 किलोमीटर/घंटा है की गति से यात्रा करती है, तो रेलगाड़ी प्रति घंटा कितने मिनट के लिए रुक जाती है? उसने बोला कि एक्सक्लूडिंग, मतलब स्टॉपेज को हटा दिया, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना? तो जब एक्सक्लूड नहीं किया है तब कितनी स्पीड थी? पर इतना किलोमीटर/घंटा। जब वो स्टॉपेज इंक्लूड किया था तब उसकी स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी हुई थी? ये हुई थी। ठीक है, मतलब एक टाइम पे ये हुआ कि मतलब जहाँ वो रुका उसकी स्पीड तो 0 हो गई होगी, तो एवरेज स्पीड इसलिए कम हो गई। टोटल कितनी कम हुई है? 15 कम हुई है। कितने में से? 60 में से। अब सीधा लिख ले, 15/15 किलोमीटर की कम हुई कितने में? 15, मतलब 15 किलोमीटर उसने क्या हुआ? मतलब ज़्यादा हुआ हुआ। ठीक है, ज़्यादा चल रही है इसमें, इसमें स्टॉपेज इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? 15 कितना है? 15 क्या, टोटल बेस क्या है? 60 मानेंगे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 15×4 = 60, तो 1/4 इतना घंटा लगा, पर हमको किस में निकालना है? मिनट में निकालना है। मिनट के निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये तो आवर में था, 60 इंटू कर देंगे, तो ये 15×4 = 60, तो 15 मिनट लगेंगे हमको। 15 मिनट के लिए क्या होती है? रुकती है गाड़ी की। ठीक है, स्टॉपेज पे। चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसको कुछ आइडेंटिटी बताऊंगा आपको, रिमेंबर करनी है। ठीक है, आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर मत करने लगेगा। ठीक है, आप देखिए कि ये क्या है? 75, ये कितना होता है? 90 होता है। सीधा ये आप याद रखिए, ये मान लीजिए कि ये आपका ये 75 डिग्री है, और ये आपका 15 डिग्री है। ठीक है, तो 75 की जो सामने वाली की वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए, √3 + 1 होती है। यहाँ 15 की यहाँ आपस कितनी होती है? √3 - 1। ठीक है, और ये 90 के सामने कितनी होती है? 2√2। ठीक है, उसी तरह और भी याद कर लीजिए आप, ये 60,
ये 90 आपका ये मतलब राइट एंगल ट्राइंगल ही है सारे। ये 60 के सामने होती है कितनी, √3 होती है। 30 के सामने होती है 30 डिग्री के सामने होती है कितनी, 1 होती है। 90 के सामने कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है। उसी तरह इसमें आइए, अगर मान लीजिए कि आपको ये दिया है 90 और आपको दिया है 45, और आपको ये 45 दिया है, तो आपको डायरेक्ट देखना नहीं है। बट इन दोनों 45 है तो 45 यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, 2। ठीक है। आपको दे दिया यहाँ की कुछ वैल्यू दे दिया, तो आप डायरेक्ट इससे भी लगा सकते हो। ठीक है ना, डायरेक्ट आपका सॉल्व हो जाएगा। एक होता है ये 90 डिग्री तो नहीं है, पर इसको मान लीजिए कि 120 डिग्री है। ठीक है, 120 डिग्री है, और ये मान लीजिए कि 30 यहाँ, 30 यहाँ। ठीक है, तो 30 के सामने वाली साइड की कितनी है, तो 1 होती है, और 120 के सामने कितना होता है, √3 होते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखिए एंगल। ठीक है, ताकि आसानी होगा। तो चलिए यहाँ से cos 75, यहाँ से cos 75 निकालिए, कितना होगा, cos 75 कितना होता है, cos 75 ये है आपका। ठीक है, 75 के सामने ये आपका बेस होगा, और ये आपकी ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये cos 75 के लिए। ठीक है, तो cos 75 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब ये 75 ये है। ठीक है, इसके लिए बेस ये है, और ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है, 2। उसी तरह साइन 15 के लिए परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेन्यूज ये, तो कितना हो जाएगा, √3 - 1 अपॉन में √2। तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर, हाँ, sin 15 आ गया। ठीक है, sin 15 के लिए ये हो गया बेस अपॉन। ठीक है, हाँ, तो चलिए निकालिए अब क्या होगा। √2 तो ये सेम आ जाएगा, तो ये √3 - 1, और ये √3 - 1, तो कितना हो जाएगा, 2। कितना हो जाएगा, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 2√3 - 1 आ जाएगा। ठीक है, 2√3 - 1 आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर अपॉन, अच्छा सॉरी, ये परपेंडिकुलर है, मैं माइनस ले रहा था, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर किसके लिए, तो 75 के लिए। ठीक है, चलिए छोड़िए, ये माइनस ही रखिए, अपॉन में क्या है आपका, √2 है। ठीक है, तो √2 से √2 कटेगा, तो कितना हो जाएगा आपका, ये आपका √2 हो जाएगा, √2 3 माइनस हो गया। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, वैसे देखा जाए कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम, कहीं लैग कर रहे हैं या कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये हमारा √2 नहीं होता है, 2√2 होता है। ठीक है, 2√2 ये होता है, तो आप यहाँ 2√2 लिखिए, यहाँ भी 2√2 आएगा, यहाँ भी 2√2। ठीक है, यही गड़बड़ थी। तो देखिए यहाँ 2 आया, 2 √3 - 1, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √3 - 1 अपॉन में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप ये सारे इनको एंगल्स को याद रखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन। तो आपको इसको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि 8/5 से छोटी होनी चाहिए, मतलब बड़ी होनी चाहिए, और 8/4 से बड़ी होनी चाहिए। तो आप रख के देख लो, 8/5 तरीका बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है इसको। मान लो 1/4 को रख लो, 1/4 को रख लो, तो आप इसका इससे इंटू करो, और इससे इंटू करो, इनके ऊपर क्या आता है, 32, 8 को 32, ये 5 एकम 5, तो देखिए 5 बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये बड़ा है, और जबकि तो ये जबकि ये बड़ा आ रहा है, मतलब आप देखिए ऊपर क्या बड़ा है किसका, तो इसका मतलब ये है, तो मतलब ये वाला रेशियो बड़ा है इससे, जबकि क्या होना चाहिए, ये वाला। इनमें से बताना है कौन सा बड़ा है, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, नहीं होगा। इसी तरह आप आ जाओ, फिर से आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये मान लीजिए 8/3 है। ठीक है, 8/3 को लिख लो, अब देख लो, 8×3 = 24, यहाँ 24 लिख लो, 8×5 = 40, यहाँ 40 लिख लो, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसका मतलब यहाँ, तो हाँ यहाँ सेटिस्फाई कर लिया कि ये इससे बड़ा है। अब यहाँ सेटिस्फाई करो कि इससे छोटा है कि नहीं, इससे छोटा होना चाहिए 8/3। ठीक है, यहाँ चेक करो, 8×4 = 32, उसको हटा दो, 8×4 = 32,
इसको इससे 8 चौको 32, ये कितना 7 21। अब ये देख लो, ये क्या हो गया, छोटा आ गया इससे, जबकि ये क्या आना चाहिए था, बड़ा आना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट अब हम करते हैं कौन सा ट्राई, लास्ट वाला ट्राई करें। 19 11 और 60 बट्टे 4। देखते हैं बीच में आता है कि नहीं। अब क्या करो, इसका इसका इंटू करो, इसको इसका इंटू करो, ठीक है। जिसके ऊपर बड़ी साइड आएगी वो रेशियो फ्रैक्शन बड़ा होगा, जिसके नीचे मतलब जिसका वैल्यू कम आएगी उसकी फ्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। ये उसकी वैल्यू कम होगी तो 8 ये कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। और ये 19 25 95। चलो ठीक है, एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी क्योंकि 95 आया तो इसका मतलब ये वाला रेशियो क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। अब चलो इसको चेक करते हैं। ये 9 चौको, ये कितना होना, 19 चौको 76, ये 76 हो जाएगा। 76, ये 11 7 जा 77। देखो अभी 77 आया, 77 बड़ा है 76 था, इसलिए ये वाला रेशियो बड़ा होगा इससे, ठीक है। तो इसलिए 9/11 19/11 क्या होगा हमारा, सही आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उसके ऊपर वैल्यू देखो, तो जिसकी बड़ी वैल्यू होगी वो बड़ा होगा उस फ्रैक्शन से, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहले आप कुछ फॉर्मूले इस चीज़ के लिए, हाँ कॉस ए कॉस बी, इसके फॉर्मूले याद रखिए। कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ कैपिटल में लिख लो, ठीक है। ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। उसी तरह अगर साइन ए माइनस बी की बात करूँ तो क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और क्या होता है, साइन बी, ठीक है। उसी तरह आपको इसका भी निकाल सकते हो, कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए बी इसका क्या होगा, कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। जब प्लस रहता है तो यहाँ माइनस आ जाता है। इसी तरह साइन ए प्लस बी का क्या होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो पर हमारा ये माइनस वाले हैं, ये माइनस ए माइनस बी, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं पहले। तो कॉस इसको इसको मान लेते हैं, पाई/6 क्या होता है, पाई/6 मतलब 180/6 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री होता है, ठीक है। 30 तो अपन मान के चलते हैं कॉस, और पाई/3 कितना होता है, पाई/3 होता है 60 डिग्री, ठीक है। तो आप इसको लिख लिए, cos 4 इंटू कॉस ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री माइनस अल्फ़ा, और साइन पाई/3 कितना होता है 60 डिग्री माइनस अल्फ़ा, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है, तो लगाएंगे तो आप क्या होगा, कॉस ए मतलब cos 30 कॉस अल्फ़ा, ठीक है, प्लस sin 30 साइन अल्फ़ा, ये होगा इसका। अब साइन ए माइनस बी का इसका खोलो, sin 60 इंटू कॉस अल्फ़ा और माइनस में cos 60 और साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, cos 30 कितना होता है, √3/2 कॉस अल्फ़ा प्लस sin 30 कितना होता है, 1/2 होता है साइन अल्फ़ा, ठीक है। उसी तरह से sin 60 कितना होता है, sin 60 होता है √3/3 2 कॉस अल्फ़ा, और ये कितना होता है cos 60/2 साइन अल्फ़ा। अब देखिए ये 4 है ना, तो 4 को यहाँ 2 बांट लो, यहाँ भी 2 बांट लो, तो ये 2 से ये अंदर जाएगा ब्रैकेट के, तो ये कट जाएगा 2 इसका, तो बचेगा क्या, √3। उसी तरह ये 2 अंदर जाएगा तो ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉस अल्फ़ा और ये साइन अल्फ़ा, ठीक है। और इसी तरह क्या बचेगा, √3 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, ठीक है ना। तो देखिए ये ए है, ये बी है, तो ए और बी, तो क्या लग रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है। क्या हो जाएगा, A² माइनस B², तो ये क्या हो जाएगा हमारा, √3 का स्क्वायर कॉस अल्फ़ा का मतलब होल स्क्वायर माइनस साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए आंसर हमारे किस में सारे, ये देखिए साइन 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 साइन, तो हम साइन में चेंज कर लेते हैं। तो देखो ये √3 का ये खोलेगा तो 3 हो जाएगा स्क्वायर होगा, और कॉस स्क्वायर को क्या ले सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ये
साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फ़ा अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। 3 माइनस कितना हो जाएगा 3, और 3 एक साइन अल्फ़ा कितना हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूले याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हाँ ये करना है, पाई चार्ट करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखा मैंने आपको आपके लिए एकदम छांट छांट के क्वेश्चन रखे हुए हैं। ठीक है, ताकि आपको जब ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाएँ तो कोई एग्जाम में दिक्कत ना हो कोई। तो चलिए, क्या बोल रहा है कि इफ एक्स डिसाइड टू कितना, यदि पहले देखिए कि व्रत आरेख में एक महीने के द्वारा किए गए कुल व्यय, ठीक है कितना किया है, और को दर्शाता है व्रत आरेख के आधार पर किए गए प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक है, पाई चार्ट दिया हुआ है, एक्स का कितना एक्सपेंडिचर करता है, ठीक है दिया हुआ है। तो हमें बताना है कि यदि इफ़ एक्स डिसाइड टू सेव मनी एंड रिड्यूस द एक्सपेंडिचर यूनिफॉर्मली बाय 20% ऑन ऑल हेड्स, मतलब कि उसने बोला कि ये पूरा चार्ट है, इनमें से 20% घटाना चाहता है। ठीक है, और तो अब उसको बताना है घटाने के बाद, मतलब रिड्यूस करने के बाद एक्सपेंडिचर 20% सब में, मतलब फूड में 20% घटाएगा, एजुकेशन में घटाएगा, हेल्थ में घटाएगा, इसमें घटाएगा, इसमें मतलब टोटल 100% में 20% का रिड्यूस करेगा। मैं 100% को यहाँ 1 यूनिट मान के चलूँगा, तो आपको याद होना चाहिए फ्रैक्शन की वैल्यू होती है 100% की 1। उसी तरह अगर मैं 50% बोलूँ, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 2। उसी तरह जैसे यहाँ 37.5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8, तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। 1/4 की बोलूँ कितनी होती है 25%, तो जैसे यहाँ 1/4 कितना है, ये 25% क्या है 1/4। ठीक है, 12.5 क्या होता है 1/8। ठीक है, फ्रैक्शन में। तो देखिए, तो उसमें सबसे क्या हुआ 20% घटा लिया, तो अब बताना है कि जो चेंज हुआ है परसेंटेज किसमें, शेयर ऑफ एजुकेशन। तो देखिए पहले एजुकेशन हमारा कितना है, एजुकेशन में हमारा कितना है, ये है हमारा एजुकेशन। ठीक है 37.5, तो इसको मैंने क्या बताया था 3/8 है, ये स्टार्टिंग में था। अब 20% चेंज करने के बाद क्या होगा, ठीक है वो बताना है कितना चेंज आएगा परसेंटेज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले ये देखिए कि कहाँ क्या 20% पहले सब में चेंज करो, 20% मतलब 20% सब में चेंज करो मतलब 100%, मतलब पूरे चाइट कितना का 100% का, इसमें 20% मतलब मैं एक में ही सीधा 20% का डिस्काउंट कर, मतलब रिड्यूस कर दे रहा हूँ। 20% मतलब 1/5, मतलब 5 में एक एक घटा दूंगा तो मतलब 4, तो मतलब एक को क्या बनाना है 5 से 4 बनाना है, तो क्या रेशियो आ जाएगा 4/5। ठीक है, 4/5 आ गया टोटल में। तो यहाँ नीचे टोटल है, तो टोटल में से तो क्या आ गया रेशियो ये। अब एजुकेशन कितना था 3/8 था, 3/8 में 20% घटाना है, 3/8 में 20% घटाने के बाद कितना आएगा, ये 4/5 इंटू कर दो, मतलब 5 में से एक कम करने के बाद 4 हो जाएगा, ये 4 से 1 कटा, और ये क्या आ जाएगा हमारा 3, और नीचे कितना आ जाएगा ये 5 ऊपर जाएगा, 5 से 5 को इसको भी कैंसिल कर दो। ठीक है, और बचेगा 3/, ये 2 आएगा नीचे। ठीक है, 4 × 2 कितना बचेगा 3/8, मतलब रिड्यूस करने के बाद भी हमारा कितना आ रहा है, जो परसेंटेज चीज़ें किसमें एजुकेशन में कितना आ रहा है 3/8, और पहले कितना था रेशियो 37.5 था ना परसेंटेज किसका एजुकेशन का, ये देखिए इसको मैंने रेशियो में क्या लिखा था 3/8, और चेंज करने के बाद रिड्यूस करने के बाद 20% कितना आ रहा है यार, तो ये आपस में कट जाएगा, टोटल चेंज कितना हुआ 0, इसका मतलब 0% ही आएगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ, 3/8 फिर से आ गया टोटल का, मतलब एजुकेशन में जो खर्चा हुआ है वो टोटल, मतलब रिड्यूस करने के बाद 20% कितना हुआ है, ठीक है उसका हिस्सा बताना था, तो 3/8 ही आ गया। और पहले भी कितना था 37.5 था, मतलब 3/8 ही था, है ना, तो कोई चेंज नहीं हुआ, 0 चेंज हुआ है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ़ एक्स डज नॉट अकर इंकर, मतलब एक्स अन्य व्यय नहीं करता है। ठीक है, अन्य व्यय मतलब अदर एक्सपेंडिचर नहीं करता है। अदर एक्सपेंडिचर कहाँ है हमारा, ये हमारा है। ठीक है, और अदर एक्सपेंडिचर का कहाँ है वो, ये है 25%, मतलब 1/4।
और ऑल द एक्सपेंसेस रिमेन सेम, और जितने सारे एक्सपेंसेस हैं वो क्या है, सब सेम है। तो बताना है व्हाट वुड बी द अप्रोक्स परसेंटेज शेयर ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन का बताना है, सबका सेम है, बस उसने क्या नहीं किया कि जो अन्य व्यय है वो खर्च नहीं किया उसने। ठीक है, मतलब 1/4 उसने खर्च नहीं किया है ना? और बाकी सबका परसेंटेज उतना ही है, एजुकेशन का उतना ही। तो हमें बताना है कि एजुकेशन का परसेंटेज उसने क्या किया है, कुछ नहीं, 37.5। तो एजुकेशन का उतना ही सब सेम रहेगा। बस टोटल में से जो 100% का खर्चा हुआ था उसमें से बस उसने क्या नहीं खर्चा किया है, 37.5%। कहाँ गया, सॉरी 37.5 बोल रहा हूँ, 25% क्या नहीं किया, अन्य खर्च वाला नहीं खर्च किया, इसलिए उसको टोटल से हटा देंगे। 37.5 अपॉन में ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। टू में इसको आप काट लो, इसको यहाँ जीरो लगा लो, एक जीरो से एक कट जाएगा। ठीक है, इसको काटो, कितने में जाएगा, 5 बार जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 50%। तो उसने क्या किया था कि क्या बोल रहा था कि उसने बस क्या किया, टोटल में से बस उसने कितना नहीं खर्च किया, जो अन्य एक्सपेंसेस उसको नहीं खर्च किया, बाकी सब में बराबर जितना अमाउंट दिया है, जितना परसेंटेज सब में दिया है उतनी उतना खर्च किया है। ठीक है, बस उसने 25% खर्च नहीं किया। तो हमने क्या किया, टोटल में से हटा दिया उसको 25% को। अब जो एजुकेशन का परसेंटेज है वो बताना है। तो अब बताने के बाद 75 बचा, तो उसमें से बताना है कि एजुकेशन का कितना परसेंटेज है अप्रॉक्सीमेट। तो कितना आ गया हमारा, 50%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब इसमें क्या क्या है कि द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, अच्छा बताना है। ठीक है, कितने किस में अकर हुआ होगा आपको देख के पता चल रहा होगा। ठीक है, आप देखो इसमें कॉम्बिनेशन में पूछा है, सब में कॉम्बिनेशन, तो दो का मिला के एक तो ये देखो आपको 37, ये तो है ही। और देख लो किसमें मैक्सिमम है, ये वाला मैक्सिमम है किसमें, अदर एक्सपेंसेस में, मतलब एजुकेशन और अदर एक्सपेंसेस में क्या हुआ है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम। तो एजुकेशन और उसमें कहाँ गया, एजुकेशन को तो नहीं दिया है। तो फिर किसका बचा, अदर एक्सपेंसेस का नहीं दिया, तो इसका मतलब आप किसी, तो देख लो आप, ये देखो अदर एक्सपेंसेस जहाँ पे है वो ज़्यादा मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये 37.5% लेके बैठा है, इसमें अदर एक्सपेंसेस नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो सबसे ज़्यादा किसमें होगा, इसमें होगा। क्योंकि सब में तो सब में, इसका भी 12.5 है, इसका भी 12.5 है, इसका भी 12.5 है, हेल्थ तो है ही नहीं, है 12.5 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस का कितना दिया है, अदर एक्सपेंसेस का अच्छा हमें दिया है 25%। तो देखो तब तब भी 25% ज़्यादा है, यहाँ पे तो है नहीं, यहाँ फूड क्लॉथ है, इनका सबका कम है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। चलिए, अच्छा चलिए, बस इतने ही क्वेश्चन थे आज के लिए। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। ठीक है, तो आपका पेपर ऐसा ही आएगा, अप्रॉक्स ऐसे ही आएगा। ठीक है, ना ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि लेवल तो बड़ा होगा, क्योंकि 2021 का जो पेपर आया था, ठीक है, उससे तो इस बार लेवल थोड़ा सा हटके होगा। ठीक है ना, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है, तो आपको हर चीज़ के लिए मेंटली और फिजिकली फिट रहना है। ठीक है, और आपको एग्ज़ाम देना है, तो आपको प्रॉपर अपनी हेल्थ पर ध्यान देना, ताकि आप प्रॉपर फंक्शन कर पाओ और अच्छा मैक्स टू मैक्स अचीव मार्क्स, मतलब जितने भी मार्क्स हैं आप ज़्यादा मैक्स टू मैक्स अचीव कर पाओगे, जितना आप मेंटली और फिजिकली फिट रहेंगे। ठीक है, तो अपना हेल्थ का ध्यान रखिए और सेशन को कंटिन्यू देखिए, आपको ज़रूर कहीं ना कहीं हेल्प होगी। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।